Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss many types of jurisdiction does our courts have, right? हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारी इंडियन कोर्ट्स हैं वो किन किन टाइप्स की जुरिस्डिक्शन को हेल्ड करती हैं और वो जुरिस्डिक्शन कितने टाइप्स की होती हैं. Today we will focus on section 6, 3 and this one is 15. Okay, I'll tell you about how many types of jurisdiction are there. First, it's pecuniary jurisdiction, then jurisdiction related to subject matter, and the last jurisdiction that is divided is territorial. Okay बच्चे, so pecuniary में main आते हैं आपके section 6, 3 and 15. These are related to pecuniary. Subject matter is a different concept, and in territorial we will discuss section 16 to 20. All right, so let's start with the very first. Pecuniary jurisdiction किसे बोलते हैं बच्चे? देखिए, as per the suit valuation act, every suit has to be valued according to the subject matter. जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड केस है, डिस्प्यूट है, हम उसकी एक वैल्यू निकाल लेते हैं. वैल्यू किसमें? इन टर्म्स ऑफ मनी. और मनी कंसीडरेशन को हम चेक करते हुए देखते हैं कि ये पर्टिकुलर मैटर किस कोर्ट में जाएगा. Okay, and as far as the court concerns, and it is declared how much value of the suit can be heard by the court, and suit up to what valuation. So basically pecuniary talks about the valuation of money of any subject matter. For example, आपकी हाई कोर्ट होती हैं. हाई कोर्ट हर स्टेट की मेजरली क्या होती हैं? एपीलेट कोर्ट होती है. मतलब यहाँ पर सिर्फ अपील्स जाती हैं, आप डायरेक्ट मैटर को नहीं लेके जा सकते हाई कोर्ट में. ओके, देन कम्स योर डिस्ट्रिक्ट जजेस कोर्ट. उसमें क्या होता है? मैटर्स, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल बिकॉज हर स्टेट का क्राइटेरिया अलग है, हर स्टेट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अलग है. दिस इज अ जनरल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, हाई कोर्ट में आपकी सिर्फ एपीलेट कोर्ट होती है, तो सिर्फ अपील्स जाएंगी. अगर आपका डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं तो वहां पर मैटर्स ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 50,000, ठीक है, 50,000 से ग्रेटर वैल्यू के मैटर स्टिल अनलिमिटेड वैल्यू है. देन कम्स योर सीनियर डिवीजन कोर्ट्स. तो वहां पर कितना जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 50,000 बट ग्रेटर देन 25,000 ले लीजिए. जूनियर डिवीजन का मान लीजिए कि 25,000 से लेस हो और अप टू एनी. ठीक है, तो ये हमारी क्या है? हमने डिवाइड कर दिए हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग मैटर्स को, ताकि किसी भी कोर्ट में एक रीजन मतलब अनरीजनेबल डिले ना हो, बर्डन ना हो, और पर्टिकुलर पर्सन को पता हो कि मेरा जो केस है वो इतनी वैल्यू का है तो वो इसी कोर्ट में जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कोर्ट्स हैं तो उसमें आप बिल्कुल नॉमिनल वैल्यू के केसेस लेके जा सकते हैं, लाइक लेस देन 10,000 वैल्यू. So these are the way through which we have divided our pecuniary jurisdiction. The term court of first instance, original jurisdiction होती हैं, appellate and revisional jurisdiction होती हैं, are subjective terms. So it depends upon the valuation of the suits and the purpose for which the party has gone to the court as to which of the above terms will apply. Right? जैसे हम हरियाणा का देखते हैं, तो हरियाणा में हमारे क्या है बच्चे? कैसे डिवीजन है? हाई कोर्ट एज यू ऑल नो इट्स एन एपीलेट वन. देन कम्स टू डिस्ट्रिक्ट जजेस. तो डिस्ट्रिक्ट में क्या है आपका? ये एपीलेट भी होती है और एक यहाँ पर स्पेशल सब्जेक्ट मैटर के केसेस हर्ड किए जाते हैं. मतलब आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी नहीं जा सकते. कमिंग टू द सीनियर डिवीजन. सीनियर डिवीजन में क्या होता है? दे कैन ट्राई एनी मैटर दैट कैन, एंड दे ऑल्सो कैन ट्राई ऑल द केसेस द वैल्यू ऑफ greater than 10 lakhs until unlimited. Plus they can declare any case, they can also injunction orders भी पास कर सकते हैं. तो ये हमारे सीनियर डिवीजन के पास पावर है. जो जूनियर डिवीजन है वहां पर क्या होता है कि जो हमारे सिटिंग जजेस हैं, इफ दे हैव greater than 5 years of experience including 1 year of training period, then they can try all type of matters जो value up to 10 lakhs. Coming to the second one, if they have experience of less than 5 years, then they can try all the matters less than 10 lakh की वैल्यू के.
तो समझ में आ गया हरियाणा में किस तरीके से डिवीजन की गई है। तो हर स्टेट के अकॉर्डिंगली ऐसे ही डिवीजन है। आप जिस भी स्टेट का एग्जाम देने वाले हैं उस स्टेट की पर्टिकुलर पेक्यूनरी जो जुरिस्डिक्शन है उस पर जरूर कंसंट्रेशन करिएगा और उसको जरूर देखिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट डिवीजन दैट इज सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। तो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन में क्या होता है बच्चे, दिस इज नॉट स्पेसिफाइड इन एनी सेक्शन, इसका कोई सेक्शन नहीं है। जैसे पेक्यूनरी में सेक्शन 6(3)(15) मेंशन है, सब्जेक्ट मैटर का कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है। आप देन कमिंग टू सेक्शन 6, इट टॉक्स अबाउट द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। इसमें आपको परफेक्ट डेफिनेशन अलोंग विद एग्जाम्पल समझाया गया है। कमिंग टू सेक्शन 15, आपको सेक्शन 15 में बताया गया है कि कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड, आपको पर्टिकुलर सूट किस कोर्ट में जाके इंस्टीट्यूट या फाइल करना है। The now subject matter, as I mentioned, there is no such section of subject matter jurisdiction in CPC, and there is a general presumption that every civil court has jurisdiction to try all suits of civil nature. इस पे हम कंप्लीट डिस्कशन बच्चे कर चुके हैं इन लास्ट सेशन कि सिविल नेचर के केसेस कौन से होते हैं। However, there are some special laws which create some special courts and confer exclusive jurisdiction upon such matters to those special courts. I told you even कि जो special matters होते हैं वो special courts में ही जाते हैं। For example, family issues हैं तो वो family courts में जाएंगे, tax से related issue है तो वो tax appellate courts में जाते हैं, कंपनी से रिलेटेड होते हैं तो कंपनी ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं। द सेम वे यहाँ पर यही बोला गया है कि जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं यहाँ पर केसेस जो हैं ऑफ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बार के हैं, एंड ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स विल नॉट हैव जुरिस्डिक्शन अपॉन सच स्पेशल मैटर्स। उन स्पेशल मैटर्स पर ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स बिल्कुल भी केस को ट्राई नहीं कर सकती। If a court doesn't have subject matter jurisdiction, then if the court conducts the trial and passes the decree will be void per se. अगर आप उस मैटर को देखिए, उस मैटर से रिलेटेड एक स्पेशल कोर्ट बाय चांस बनाई गई है, I'm giving you example, और आप उस मैटर को लेकर स्पेशल कोर्ट में नहीं जाते हैं एंड यू गो टू एनी सिविल कोर्ट, तो वो सिविल कोर्ट पूरा मैटर को ट्राई करने के बाद जो डिक्री पास करेगी उस डिक्री को वॉइड कर दिया जाता है, बिकॉज आप उस केस को ऑलरेडी जो स्पेशल कोर्ट्स थी वहां पर नहीं लेके गए। बट इफ आप उस मैटर को पहले स्पेशल कोर्ट में ले गए बट यू डिडंट गेट दैट रिलीफ व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड, देन यू कैन कम बैक टू द सिविल कोर्ट टू गेट द रिलीफ दैट यू वांटेड। ओके, सो a lack of subject matter jurisdiction is considered to be inherent lack of jurisdiction and that decree has to be void. उस डिक्री को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। Okay, so here we are discussing three types of jurisdiction: pecuniary, subject matter आपको समझ में आ गया। The third one is territorial. देखिए बच्चे, जो territorial jurisdiction है इस पर मैं आपकी हर सेक्शन की एक सेपरेट वीडियो, सेपरेट सेशन बनाने वाली हूँ, बिकॉज एवरी सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सेक्शन 16 से भी क्वेश्चन आया हुआ है, सेक्शन 20 से भी रिलेटेड क्वेश्चन आया है, 19 से भी। राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रो अबाउट व्हाट इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑल अबाउट। जो हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पर सेक्शन 16 इज रिलेटेड टू द सूट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ओके, इमूवेबल। सेक्शन 17 पे अगर हम आ जाएं एंड सेक्शन 18, they are associated with section 16 and means they are to be read with section, these all three sections are to be read all together, right? Then section 19 is related to torts with respect to a person and also with related to the movable property. यहाँ पर immovable है, 19 बात करता है movable property की, and person is covered under section 19. Coming to section 20, section 20 हमारा बात करता है is a residuary provision and any matter which is not falling under section 16 या 19 में नहीं आता है, वो matter किस में चला जाएगा? specific provision के through section 20 में as a general provision. So if any matter that is not falling under section 16 and 19 will fall under section 20. Suppose कीजिए if A has to file a suit against B, so where shall he file the suit? In which court he will file the suit? That is what we are examining. He has to file the suit against B. So A the plaintiff है और यहाँ पर B क्या है? Defendant है. So in which court he will file the suit? A will always want that where B resides and working, that is equity ad personam.
क्योंकि उसको बी के अगेंस्ट करना है तो सबसे पहले ये सोचेगा जहां पर भी बी है राइट नाउ, या जहां पर भी वो वर्किंग कर रहा है, वो उसी प्लेस पर जाके उस केस को फाइल करे। इन सिविल सूट्स द jurisdiction of civil courts or in civil suits court where the suit can be filed is not determined according to the convenience of the plaintiff. प्लेंटिफ को अपनी कन्वीनियंस नहीं देखनी होती है। सपोज ए इज लिविंग इन डिफरेंट सिटी एंड बी इन डिफरेंट, तो ए को अपनी कन्वीनियंस नहीं देखनी है, रादर इट इज टू बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एक्ट इन पर्सनम। इक्विटी एक्ट्स इन पर्सनम। आपको जितने भी डिफेंडेंट हैं, ऑपोजिट पार्टी के मेंबर्स हैं, उनकी भी कन्वीनियंस को देखना होता है। और द प्लेस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जहां पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, जहां पर मैटर अराइज हुआ है, आप वहीं पर ही सूट को फाइल कर सकते हैं। द सूट कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 20 ईदर एट द प्लेस ऑफ द रेजिडेंस और प्लेस ऑफ वर्किंग और प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द डिफेंडेंट, द ऑपोजिट पार्टी। It can also be filed at the place where the cause of action arose, or once these places have been determined, the plaintiff now has a choice of jurisdiction. It is the plaintiff jurisdictional advantage and he as per his convenience can choose the court where he can file. अगर तीनों प्लेस अलग अलग हैं, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस का प्लेस अलग है, उसका वर्किंग का प्लेस अलग है, या उसके रेजिडेंस का प्लेस अलग है, तो इन तीनों में से चॉइस अब प्लेंटिफ की है, जहां उसको एडवांटेज लगेगी वो वहीं पर ही फाइल करेगा। Okay, so he can file the suit out of these places according to his choice, right बच्चे? तो this is what is given in section 16 to 20। मैं आपको एक explanation देती हूँ section 20 में क्या है। The explanation can be divided into 3 parts। Part 1 क्या कहता है, if it is a corporation, okay, कोई corporation है which has no branches and has only one sole office, then the place of business is considered to be the place where the sole office is situated। ठीक है, अगर एक कॉरपोरेशन है, कंपनी है और उसका एक ही ऑफिस है, तो आपका जो प्लेस ऑफ सूट होगा वो वहीं होगा जहां पर वो हेड ऑफिस है, वो सिंगल ऑफिस है। Thus the suit can be filed at the court of the sole office or at the place where the cause of action arose. Then second part of the explanation says, if the corporation has one principal office and some branch offices, सपोज कीजिए ये उसका प्रिंसिपल ऑफिस था और यहाँ पर उसके ब्रांच ऑफिसेज हैं, ठीक है। then if the cause of action has not arisen at a branch office, then the place of business will be the place, then the place of business for that suit will be the place where the principal office is situated। ठीक है, अगर इन तीनों जगह पे cause of action नहीं हुआ है, तब उनको सिर्फ प्रिंसिपल ऑफिस पे ही सूट फाइल करना पड़ेगा, उसी प्लेस में ही करना पड़ेगा। and therefore suit can be filed at the place of principal office or at the place of cause of action arose। Then the third part of the explanation says, if the corporation has principal offices and again several branch offices, और जो cause of action arise हुआ है वो as such a place where the branch office is situated, suppose कीजिए इस branch पर cause of action arise हुआ है, okay, that suit the place of business will be that branch office where the cause of action has arisen। अब आप इस branch office के place पर अपने सूट को फाइल कर सकते हैं and not the जहां पर head office है। समझ में आया बच्चे? सो इससे रिलेटेड आपकी लैंडमार्क जजमेंट्स रही हैं, पटेल रोडवेज लिमिटेड वर्सेस प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी, बहुत बढ़िया केस था। यू कैन गो एंड रीड ऑल द गाइडलाइंस रिलेटेड टू इट। सो राइट नाउ आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल द 3 टाइप्स of jurisdiction that are divided along with examples। I have told you their section, give a reading। Pecuniary jurisdiction आपको समझ में आई? Pecuniary jurisdiction and territorial jurisdiction, these are created for the purpose of administrative convenience। These are considered to be technical issue या कोई technical matter से related। Subject matter जो jurisdiction है is considered to be, if it is not subject matter jurisdiction, then we will say it is the case of inherent lack of jurisdiction। Now this is not considered to be a mere technical matter, नहीं होता इसमें, आप इसमें एक lack of jurisdiction, इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं यहाँ पर, इसलिए जो मैटर आता है उसको वॉइड कर दिया जाता है। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड इट वेल। वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल सेक्शन 16 till 20। टिल देन हैव अ हैप्पी डे। थैंक यू।